एक ऐसा देश जिसने हर बार एक विदेशी आक्रांताओं का सामना किया। कभी हम देखते हैं तो ईरानियों का आक्रमण का सामना करता है, तो कभी तुर्कियों के आक्रमण का सामना करता है, कभी शकों के आक्रमण का सामना करता है, तो कभी कुषाणों के आक्रमण का सामना करता है, कभी अंग्रेज तो कभी पुर्तगाली, कभी फ्रांसीसी, इन सभी के आक्रमणों का सामना, कभी मुगल, कभी अफगानी, इन सभी के आक्रमणों का सामना जिस देश ने किया हो, और जिस देश का निर्माण एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने अखंड भारत का सपना देखा हो, जिनकी बात करते हैं हम, जिनको हम कहते हैं कौटिल्य के नाम से जानते हैं, चाणक्य के नाम से हम जिनको जानते हैं, उन्होंने अखंड भारत का सपना देखा और अखंड भारत का निर्माण किया। उसके बाद एक ये देश जो है धीरे धीरे विभाजित होता चला गया, और इस देश की आज परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि देश 3 हिस्से में विभाजित हो गया। 3 हिस्से में जब विभाजित हुआ है, और उसी देश के अंदर यदि हम देखें तो समय समय पर इसी देश की गरिमा को बचाने के लिए समय समय पर योद्धाओं ने इस भूमि पर जन्म लिया। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जन्म लिया हो, चाहे वो अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया हो, गौतम बुद्ध ने जन्म लिया हो, चाहे वो युद्ध के मैदान में जाकर शहीद हुए वीरों ने जन्म लिया हो, चाहे फांसी पर हंसते हंसते लटक गए भगत सिंह जैसे वीर शहीद जो है ने जन्म लिया हो। ऐसे बहुत सारे युवा, ऐसे बहुत सारे भारत के अंदर जो है युवा पैदा हुए हैं, जिन्होंने हर बार भारत के लिए कुछ ना कुछ झेला है, और उस देश के लिए, अपने देश की गरिमा को बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ झेला है। फांसी पर चढ़ गए, कोई जो है बॉर्डर पर रहकर गोली खा गया। ऐसे ही देश की मैं बात करता हूं जिसका नाम है प्यारा भारत। मैं अभिषेक यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे भी स्वागत करता हूं, और आज हम बात करेंगे जो कि अब वर्तमान में मुद्दा चर्चा में है, रैजान ला युद्ध 18 नवंबर, जिसकी हमने वर्ष तिथि भी मनाई है। और 18 नवंबर में ऐसा क्या घटित हुआ उन 120 वीर अहीर योद्धाओं को, जिन्हें आज इतिहास में याद किया जाता है। ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी? युद्ध बहुत लड़े जाते हैं, बहुत युद्ध लड़े जाते हैं, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिनको इतिहास में ही, जिनको जो है आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी या आने वाला समय या इतिहास कभी या फिर आने वाला समय कभी भुला नहीं सकता। हम आज उन्हीं 120 वीर अहीर योद्धाओं की बात करें। ऐसी क्या घटना घटित हुई थी? लेकिन जब भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ 1962 ईस्वी में, तो ऐसा तो नहीं था कि चाइना आया और उसने भारत पर अटैक कर दिया, तो कोई ना कोई तो परिस्थिति भारत से चल रही होगी। तो हम देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड इसका बता देता हूं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमने देखा कि 2 क्षेत्र ऐसे उभर कर चले। कौन कौन से? एक तो यूएसए और एक यूएसएसआर, जो सभी को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही असमंजस में फंसा हुआ था भारत, जो अभी हाल ही में किससे, ब्रिटेन से आजाद हुआ 1947। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि वो ना तो यूएसए की तरफ जाएं और ना ही वो यूएसएसआर की तरफ जाएं। वो एक अपने आप को एशिया में अलग ही रूप में उभारना चाहते थे, और वो चाइना के साथ मिलकर अपने आप को उभारना चाहते थे। और उस समय भारत को चाइना पर बहुत विश्वास था। यदि हम देखें कि जब ब्रिटिश लोग भारत के अंदर आए थे, जब वो ट्रेड कर रहे थे, भारत के अंदर व्यापार कर रहे थे, तो उसी समय ट्रेड, एक व्यापारिक क्षेत्र को लेकर अंग्रेजों ने एक भारत और ब्रिटिश, भारत और चाइना के मध्य एक रेखा खींची थी सर हेनरी मैकमोहन के नेतृत्व में, जब 1914 ईस्वी में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो 1914 ईस्वी में जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ 1914 में, उसी में एक रेखा खींच दी गई जिसको हमने मैकमोहन लाइन के नाम से जाना, जो कि भारत और ब्रिटिश भारत और किसके बीच, चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मान लिया गया। लेकिन चाइना ने कभी भी इसको एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं माना। 1947 की आज़ादी के बाद भारत चाइना की तरफ देख रहा था कि चाइना, यदि हम ना तो यूएसएसआर की तरफ जा रहे हैं, ना ही हम यूएसए की तरफ जा रहे हैं, हम यूएनएससी में भी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत को बहुत विश्वास था चाइना पर। उस समय यदि हम देखें तो 1950 जब आता है, जब भारत का संविधान लागू होता है, तो भारत के अंदर यदि हम देखें तो भारत चाइना पर तो विश्वास कर रहा है, लेकिन चाइना क्या कर रहा है? चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। 1950 के बाद चाइना क्या करता है, जिसके बारे में भारतीयों को भनक भी नहीं थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। चाइना क्या कर रहा है? लद्दाख के अंदर एक सड़क का निर्माण कर रहा है जिसका नाम था G219 हाईवे। और G219 हाईवे जब ये लद्दाख के अंदर निर्माण कर रहा था, इसकी जानकारी भारत को भी नहीं लगी।
उधर भारत यूएनएससी में चाइना को सपोर्ट कर रहा है, उसे स्थायी जो है दर्जा दिलाने के चक्कर में लगा हुआ था भारत। और उधर नेम एक जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन चला हुआ था जिसमें चाइना को लेकर भारत आगे चला था। चाइना पर भारत ने इतना विश्वास किया और उसके बाद हमने देखा कि चाइना और भारत ने अपने बीच में शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक समझौता हुआ जिसे हम 1954 का पंचशील समझौते के नाम से जानते हैं, जिसमें 5 अहम मुद्दों पर बात कही गई। और इन्हीं 5 अहम मुद्दों पर बात करने के बाद भारत को चाइना पर और भी ज्यादा विश्वास हो गया और एक नारा दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई। विवाद कब हुआ? विवाद जब हुआ जब 1959 ईस्वी में जब भारत को धीरे धीरे पता चला कि जो है चाइना ने लद्दाख पर सड़क का निर्माण किया है, तो भारत इससे नाराज हुआ। भारत ने छोटी छोटी पोस्टें जो है अक्साई चीन के पास बनानी क्या कर दी, शुरू कर दी। और भारत ने जब छोटी छोटी पोस्टें वहां पर बनानी शुरू कर दी तो इससे चाइना नाराज हो गया। और इससे भी ज्यादा चाइना कब नाराज हुआ? जब 1959 ईस्वी में तिब्बत क्षेत्र के दलाई लामा भारत आकर बस गए, जिन्होंने भारत आकर शरण लेने की घोषणा करी। तिब्बत जो है चाइना इससे नाराज हुआ और चाइना ने तिब्बत को घेरना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। भारत पंचशील समझौते को लेकर रुका रहा और तिब्बत की तरफ रुख नहीं किया। और चाइना के इस बात पर कि चाइना ने तिब्बत को घेर लिया है और भारत इस पर शांत बैठा रहा। लेकिन ऐसा नहीं पता था कि चाइना जो है एक बड़ा कदम उठाने वाला है। जब भारत ने बॉर्डर पर छोटी छोटी पोस्टों का निर्माण करना शुरू किया तो चाइना ने किस पर, एक तो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर, अरुणाचल प्रदेश वाली जो लाइन है और एक जो भारत में लद्दाख वाली लाइन है, यहां पर सैनिक कार्रवाई करनी शुरू कर दी। परिणाम हमें देखने को मिला रेजांगला युद्ध। आज हम उन्हीं वीर योद्धाओं की बात करते हैं कि वीर योद्धा जिन्हें हम 120 वीर अहीर सोल्जर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिनका नेतृत्व कैप्टन शैतान सिंह के द्वारा किया जा रहा था। कैप्टन शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 योद्धाओं ने किस प्रकार से चाइना के 3 से 6 हजार सोल्जर्स का सामना किया। और भारत को यदि आप देखोगे तो ये सोल्जर्स इस परिस्थिति में उन सोल्जर्स का सामना करते हैं कि जहां भारत के पास ना तो इस -30 डिग्री के टेम्परेचर में रहने के लिए ना उस प्रकार के वस्त्र हैं, ना ही भारतीयों के पास आधुनिक हथियार हैं, ना ही भारतीयों के पास आधुनिक गन, और ना ही वहां पर जाने के लिए कोई अहम रास्ता ताकि और सोल्जर्स को वहां पर भेजा जाए। लगातार यहां पर ये लोग लड़ते हैं और उन 3 से 6 हजार सोल्जर्स का क्या करते हैं, सामना करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको याद किया जाता है और ये डट कर उन सोल्जर्स को पीछे हटाते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको याद किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि कौन थे कैप्टन शैतान सिंह और कौन है 120 वीर अहीर सोल्जर्स, ठीक है। तो देखो रेजांगला युद्ध, इसी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। 18 नवंबर 1962 का ये बात है। 17 नवंबर 1962 रात में मौसम बेहद खराब हुआ। रात में जब मौसम बिगड़ा, जिसमें कि तापमान कितना था, -30 डिग्री, -30 डिग्री का टेम्परेचर, मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बटालियन थी जिसका नाम क्या था, कंपनी 13, कुमायूं की सी कंपनी रेजांगला पोस्ट पर तैनात मेजर शैतान सिंह जो है यहाँ पर निरीक्षण कर रहे थे। इसी के इन्हीं के नेतृत्व में, मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्या थी, कंपनी यहाँ पर तैनात थी। और इन्हीं के मेजर शैतान सिंह ने जो है यहाँ पर जब मौसम खराब हुआ तो यहाँ पर ये निरीक्षण कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि 18 नवंबर 1962 सुबह 4 बजे चीनी सेना का पहला हमला हुआ, जिसमें लगभग 1000 से 1500 चीनी सैनिकों ने भारतीय सोल्जर्स पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों ने पहला हमला पूरी तरह विफल कर दिया। सोचिए 120 सोल्जर्स, ठीक है, 120 सोल्जर्स और 1000 से 1500 सोल्जर्स, इनको पहले हमले में ही विफल कर दिया, ठीक है। अब सवाल है कि उसके बाद सुबह 5:30 बजे चाइना ने दूसरा हमला किया। चाइना ने जब 5:30 बजे दूसरा हमला किया तो इस बार अधिक सैनिक और भारी हथियार भारतीय जवान नजदीकी लड़ाई पर उतर आए, क्योंकि भारतीयों के पास आधुनिक इक्विपमेंट थे नहीं, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। जब दूसरा हमला किया गया और जब भारतीयों के पास इक्विपमेंट बचे नहीं तो भारतीयों ने किससे, हथियार से, चाकू से, पत्थर से, हाथ से लड़ना शुरू कर दिया। ये तस्वीर आपको दर्शा गई होगी किस प्रकार से भारतीय सोल्जर्स के हाथ में पत्थर है और इधर चाइनीज सोल्जर्स का सामना हम बॉर्डर पर कर रहे थे, ठीक है, हाथ से, मुक्के से। और यहां पर भी इनको क्या कर दिया जाएगा, विफल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब 120 सोल्जर्स का जब मनोबल धीरे धीरे डाउन आता है तो यहां पर कैप्टन शैतान सिंह इनका मनोबल बढ़ाते हैं।
ठीक है, एक बेस्ट लीडर, एक अच्छे लीडर का यही काम होता है कि जब सोल्जर्स की हिम्मत टूटने लगे तो उसी हिम्मत को बढ़ाना है। तो यहाँ पर कैप्टन शैतान सिंह सुबह 7 बजे तीसरा और सबसे बड़ा हमला होता है, जिसमें चीनी सेना भारतीय सेना को पीछे से घेरने की कोशिश करती है। मेजर शैतान सिंह पोस्ट जाकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं, सैनिकों को बढ़ाते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता था कि हमें और बाहर से कोई सहायता मिलने वाली नहीं है और इतनी अच्छी वायरलेस उस समय थी नहीं। तो यहाँ पर ये कैप्टन शैतान सिंह देखना होगा आपको, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सुबह 9 बजे मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब सोचिए 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक लगातार 120 सोल्जर्स लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। मेजर शैतान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 सैनिक उन्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं और चट्टान के पीछे जाकर उनको बिठा लेते हैं, लेकिन घायल होने के कारण कैप्टन शैतान सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। जब ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, कैप्टन शैतान सिंह ही वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, कैप्टन शैतान सिंह के साथ 114 सोल्जर्स भी वीर गति को प्राप्त हो गए और 6 सोल्जर्स घायल हुए, लेकिन चीनी सेना को पीछे खदेड़ दिया। अब सोचिए ऐसी हिम्मत कहां से आती होगी, ऐसी हिम्मत वाले लोग इस देश के अंदर ही पैदा होते हैं और किसी देश में आपको जो है ऐसी हिम्मत वाले लोग नहीं देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर भूखे प्यासे लोग अपनी देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। और मैं जो है ऐसे लोगों को जो है सम्मान करता हूँ, सल्यूट करता हूँ सभी को कि ऐसे वीर योद्धा भारत के अंदर पैदा हुए। और मैं अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं भारत जैसे वीर भूमि पर मैंने जन्म लिया है। बेशक से कोई भी भारत के बारे में कुछ भी बोलता रहे, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने एक ऐसे देश के अंदर जन्म लिया है जिस देश को प्रोटेक्ट करने वाले लोग जो है क्या हो, जो है खड़े बॉर्डर पर खड़े हों और लगातार लोगों की सुरक्षा कर रहे हों। मैं उन सभी वीर सैनिकों को सम्मान करता हूं। तो उसके बाद कैप्टन शैतान सिंह के बारे में मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी सी जानकारी में मेजर शैतान सिंह के बारे में जानकारी दे देता हूं। ये मेजर शैतान सिंह हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1924 में जोधपुर राजस्थान राजपूत परिवार में हुआ। ध्यान रखिए कौन से परिवार में हुआ है, राजपूत परिवार में हुआ है। और इनको फिर मरणोपरांत जो है, ध्यान रखिए, जब ये वीर गति को प्राप्त हुए इनको एक सम्मान भी मिला हुआ था, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, जिसका नाम क्या है, परमवीर चक्र। तो ये कहानी थी उन 120 योद्धाओं की और उन 120 योद्धाओं के कैप्टन की जिनका नाम था मेजर शैतान सिंह। ठीक है बच्चों, तो यही जानकारी मैं इन छोटी छोटी सी जानकारी को आप तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। ठीक है, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये थ्योरी लाने का मेरा मतलब एक उद्देश्य ये भी था कि जो अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग प्रकार की जो बातें चलती हैं, ठीक है, ताकि लोग जाने समझे कि कौन थे 120 वीर अहीर योद्धा और कौन थे कैप्टन शैतान सिंह। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले। ठीक है बच्चों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।